दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बातों से इतिहास की सीरीज में। और यहाँ हम जान रहे हैं इतिहास को बातों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार बाघा और भारमली की कहानी बताई जाए। भैया, यदि आपको बाघा और भारमली की कहानी जाननी है तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा रूठी रानी उमादेव और मालदेव को, आपको जानना पड़ेगा लूणकरण भाटी को। तो कई चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। तो हम आज पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। लगभग 20 मिनट की वीडियो रहने वाली है, तो आप मेरे साथ 20 मिनट जुड़े रहेंगे भाई। ठीक है भाई, 2 रियासतें हैं, एक है जोधपुर और एक है जैसलमेर। ठीक है भाई, चलिए देखें। भाई जोधपुर रियासत है एक, और आपको पता है एक रियासत है जैसलमेर। दोनों ही राजस्थान की रियासत हैं। भाई जैसलमेर पर जो राजा शासन कर रहा है वो है लूणकरण भाटी, क्योंकि आपको पता है जैसलमेर पर भाटी वंश का शासन था। भाई जैसल भाटी ने जैसलमेर को बसाया था। जो जोधपुर पर जो राजा शासन कर रहा है उसका नाम है मालदेव। और मालदेव बड़ा ही तगड़ा शासक था भाई, बड़ा ही युद्ध निपुण शासक था। ठीक है, बहुत अच्छी सेना थी मालदेव के पास। ये वही मालदेव है जो शेर शाह सूरी से गिरी सुमेल का युद्ध लड़ता है। तो यानी कि समझें, बड़ा ही प्रतापी शासक था मालदेव। मालदेव ने अपने आसपास के सभी राज्यों के कोई ना कोई हिस्सा ले रखा था भाई। मतलब वहां जाके युद्ध करता, उनको हराता, वो हिस्सा ले लेता। ऐसे एक दिन क्या हुआ, इसने जैसलमेर पर अटैक कर दिया। तो जैसलमेर वालों ने उनसे युद्ध नहीं किया मालदेव से। क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि उसने कहा मालदेव से युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे। हमारी क्या औकात कि हम मालदेव को हरा सकें। और मालदेव डील का डाकी टाइप का इंसान है। ये मारेगा कम और घसीटेगा ज़्यादा। ये ना रोने के लिए छोड़ेगा ना हंसने के लिए, ये वो हालत कर देगा। तो इन्होंने कहा कि देखो, हमारा जो फलौदी है, फलौदी आप ले जाओ हमसे और कुछ पैसे, फलौदी और कुछ पैसे दे करके, और मालदेव को जोधपुर भेज दिया संधि करके। भाई मालदेव ने अटैक किया। जैसलमेर को पता था कि हमारे बस की नहीं है मालदेव से लड़ना, हम मालदेव से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो उन्होंने फलौदी दे दिया, अपने राज्य का हिस्सा, और कुछ पैसे दे दिए। ठीक है भाई, लेकिन आपको पता है कि भाई यदि आपके घर कोई आया है और आपने उसको कुछ पैसे दे करके वापस कर दिया, भैया हमारे घर मत आना, हमारे घर में लड़ाई मत करवा, तो वो क्या करेगा? वो फिर 2-4 महीने बाद आएगा। अब उसे आदत लग गई है। तो जैसलमेर वालों को ये तो पता था कि मालदेव फिर आएगा, कि मालदेव से हम लड़े नहीं हैं, हमने मालदेव को कुछ पैसे या जगह दे करके फ्री कर दिया है, तो मालदेव फिर आएगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि हमें मालदेव से खतरा भी ना हो भाई, क्योंकि जोधपुर जैसलमेर दोनों ही पास की रियासतें हैं। तो उस टाइम पर जो लूणकरण भाटी है, इसकी बेटी थी उमादे। तो मंत्रियों ने बैठक बुलाई और बैठक में कहा कि राजा साहब, आपकी बेटी जो उमादे है, जो विवाह योग्य हो गई है, उसकी शादी हम मालदेव से करा दें तो मालदेव का ससुराल हो जाएगा और मालदेव से हमारा रिश्ता बन जाएगा। तो मालदेव कभी भी जैसलमेर पर अटैक नहीं करेगा। तो भाई अब क्योंकि अपने देश को बचाना है तो राजा को ये बलिदान देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, हम उमादे की शादी किससे करा देंगे भाई? मालदेव से। अब ये खबर जो है वो मालदेव के पास पहुंची कि लूणकरण भाटी ने अपनी बेटी की शादी आपसे कराने का प्रस्ताव रखा है। इधर मालदेव खुश, अपना भाई खुश हो गया कि भाई यही तो चाहते थे कि शादी हो जाए। शादी वैसे भी आज समय में कहाँ हो रही है, कोई बेटी दे रहा है, हमें क्या दिक्कत है, हम शादी कर लेंगे। तो मालदेव ने कहा कि ठीक है भाई, हम बारात लेकर आएंगे फलाने फलाने दिन और हम शादी करेंगे। ठीक है भाई। और मालदेव चूंकि प्रतापी शासक है, आपको पता है प्रतापी राजा था, तो जिस दिन मालदेव की बारात जैसलमेर में गई थी, तो मालदेव की बारात में ना जाने कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रथ गए थे, जिसकी गिनती नहीं है। एक बहुत बड़ी बारात गई थी जैसलमेर में। यानी कि उस टाइम पर ये मान लीजिए जैसलमेर में छतें टूट गई होंगी, इतनी महिलाओं ने मालदेव को देखा होगा। इतनी अच्छी बारात गई थी मालदेव की जैसलमेर में। और आपको पता है कि जब भी बारात जाती है तो जो लड़के वाले हैं वो लड़की वाले के जाने से पहले गांव के बाहर या कहीं रुकते हैं। जैसे कि गांव में फिलहाल तो क्या है, सरकारी स्कूल ही है, वहीं रुकते हैं भाई। कोई प्राइमरी स्कूल होगा वहाँ रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें रोका गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई मालदेव को देखने के लिए कि मालदेव है क्या, इतनी बड़ी बारात किसकी आई है। तो आसपास के क्षेत्रों में ये डंका बज गया कि मालदेव की बारात आई है और लूणकरण भाटी की बेटी के लिए आई है। इतनी बड़ी बारात लेकर के आए थे मालदेव। अब हुआ क्या
कि जब वो वहाँ पर बैठे हैं, उनसे लोग मिलने जा रहे थे, तो इधर उमादे को ये अब बेचैनी हो कि भाई मेरे पति को मैं ही क्यों नहीं देखूं भाई। मान लो अब तो क्या है, व्हाट्सएप और इंस्टा चल गए, आपको देखना है किसी को तो फोटो डाल दो कि देखो मैं तैयार होकर कैसी लग रही हूँ, या मैं तैयार होकर कैसा लग रहा हूँ। डीपी चेंज कर दे, डीपी चेक कर लो, स्टोरी लगा दी इंस्टाग्राम पे, वो चेक कर लो। लेकिन पहले ऐसा था नहीं भाई। पहले ऐसा होता तो वो बोल देती उमादे कि 1 फोटो प्लीज़, वो भी तैयार होके बोल देती एक बार वीडियो कॉल कर लो, मैं भी देख लूँ कैसे लग रहे हो, वो भी उसको वीडियो कॉल कर लेता। लेकिन पहले ऐसा था नहीं। तो अब क्योंकि उमादे को देखना है अपने पति को, जो इसके होने वाले पति हैं मालदेव को, तो उसने कहा मैं किले पर चढ़ जाती हूँ, क्योंकि किला ऊंचा है तो वहाँ से नीचे सब कुछ दिख जाएगा। तो जैसे ही वो किले पर चढ़ने के लिए और सीढ़ियों तक पहुँचती है, तो वो देखती है कि सीढ़ियों के नीचे जो कमरा है, उस कमरे में उमादे के माँ और पिता, लूणकरण भाटी और उसकी पटरानी जो है आपस में लड़ रहे हैं। तो किसी घर में शादी है और जिसकी शादी है उसी के माता पिता आपस में लड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा विशेष सोचनीय हो जाता है कि घर में खुशी का माहौल है और ये आपस में लड़ रहे हैं। तो उमादे वही सोचती है और उमादे जानने का प्रयास करती लड़ाई क्यों हो रही है, तो वो वहीं छुप करके बातें सुनती है। तो जो लूणकरण भाटी है वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज जब मालदेव फेरों पर बैठने के लिए आएगा, तो चूंकि वहां पर वो अकेला होगा, मैं उसको मार दूंगा। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि भाई हम अपनी बेटी उसको दे रहे हैं, आप उसे क्यों मारने पर तुले हुए हो। तो लूणकरण भाटी कहते हैं कि हम पे कल परसों अटैक किया था इसने, फलौदी ले गया, पैसे ले गया, ये समझता कौन है अपने आप को। भाई मैं इसको युद्ध में तो नहीं हरा सकता, पर ये जब आएगा फेरे लेने के लिए तो निहत्ता आएगा, और निहत्ता आएगा तो निहत्ते मारने में कोई दिक्कत नहीं है, निहत्ते को मैं मार ही दूंगा। तो पत्नी कहती है ऐसा मत करो, दामाद है, बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ रहे हो। उसने कहा कोई बात नहीं, बेटी सती हो जाएगी हमारी इसके साथ, पर मैं इसको मार के मारूंगा, और तू ज्यादा बोलना मत, अगर तू ज्यादा बोली ना तो उससे पहले मैं तेरे को मारूंगा। और पत्नी को धमकी देते हैं कि तू ज्यादा बोली तो उससे पहले मैं तेरे को मार दूंगा। तो ये बात कहीं ना कहीं बेटी सुन लेती है, रानी उमादे। अब उमादे सोचती है कि मैं पिता का पक्ष लूं या अपने पति का पक्ष लूं। तो कहीं ना कहीं उसे भारतीय संस्कृति की वो बातें याद आती हैं जो उसके माता पिता ने बचपन में सिखाई थी कि पत्नी के, लड़की के लिए पहले पति होता है फिर पिता होता है। तो वो सोचती है जिसमें शादी हो रही वही मेरा पति है। तो मालदेव को एक लेटर लिखती है कि मालदेव जी जरा संभल के आना, आपके खिलाफ साजिश हो रही है। अब वो लेटर जैसे मालदेव तक पहुंचता है तो मालदेव एक ही रिप्लाई करता है, थैंक यू वेरी मच। अब आपने मुझे बता दिया, अब जैसलमेर वालों की तो क्या हैसियत है जो मुझे मार जाए। तो यानी कि ये बात जैसे ही पता चलती है तो अब क्या होता है, वो अपने 2-3 बॉडीगार्ड साथ रखता है। बॉडीगार्ड ऐसे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड हैं, और उनसे बोलता है कि तुम्हारा मेन काम यही है कि जब मैं फेरे लेने जाऊं, जब उमादे के साथ मैं फेरे लेने के लिए बैठूंगा, तो आप बाहर ही, जो फेरे का जो स्थान होगा उससे बाहर ही उमादे के पिता लूणकरण भाटी को रोक लोगे और उसको पकड़ कर बैठ जाओगे। ठीक है भाई, कि उसकी साजिश कामयाब नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही वो अंदर गए, हाँ मालदेव अंदर गए, तो बाहर से 2 बॉडीगार्ड जो थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि भैया आप यहीं बैठो, आप कहीं मत जाओ। तो उसने कहा भैया मुझे कन्यादान करना है, मैं बेटी का बाप हूँ। वो बोलते हैं अरे बेटी के बाप, कन्यादान तो कोई और भी कर देगा, तुम्हारा जाना जरूरी थोड़ी है, ताऊ कर देंगे, चाचा कर देंगे। और नॉर्मल होता है भाई गाँव की शादियों में कि जरूरी थोड़ी बाप ही कन्यादान करे, बाप चाचा भाई जो मिलता है उससे पंडित जी करवा देते हैं। उसने कहा तुम यहीं बैठो, अपने आप कन्यादान हो जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो वहाँ जैसलमेर के राजा की जो मालदेव को मारने के लिए साजिश थी वो कहीं ना कहीं विफल हो गई उमादे की वजह से। अब हुआ क्या कि शादी संपन्न हुई, 7 फेरे हो गए, मालदेव और उमादे एक दूसरे के हो गए 7 जन्मों के लिए, कि 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो करता रहूंगा प्यार। ऐसे कुछ गाने गाए होंगे मालदेव ने, ऐसे ही उमादे ने कुछ गाने गाए होंगे, मैं तो तुम्हारी हूं तुम्हारी ही रहूंगी, तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, ऐसे कुछ गाने गाए होंगे। तो हुआ क्या कि शादी हो गई। अब सुबह क्या है, विदाई हो रही है, उमादे की विदाई हो रही है। तो आपको पता है आज भी ये चीज़ प्रचलन में है और पहले भी थी कि भाई लड़की के साथ कुछ 1-2 दासियां या लड़कियां भेजी जाती थी जिससे उसका मन लगा रहे। भाई अनजान घर में जा रही है तो किससे बात करेगी। तो उमादे के साथ एक और लड़की थी जिसका पालन पोषण राजा ने किया था, उसका नाम था भारमली। भाई आपको पता है जैसे कि मान लीजिए कि
कोई लड़की है, उसको ऐसा पढ़ते हो अखबारों में आज भी कि कन्या भ्रूण हत्या के केस में कोई फंस गया या ऐसे कुछ, या फिर समझते हो कि लड़की को जन्म दे दिया, उसको फेंक दिया कूड़ेदान में, उसको नदी में फेंक दिया, उसको जंगल में फेंक गए। मतलब कहीं ना कहीं आज भी हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा समाज एक अनपढ़ से भी बेकार है जो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। तो ऐसे भारमली के साथ हुआ था कि भारमली किसी के बेटी हुई थी, तो बेटी उन्हें पसंद नहीं थी, तो वो भारमली को फेंक गए थे सड़क के सहारे। तो किसी को मिली, तो अब तो न्यायालय है, पहले तो राजा ही था, तो राजा के पास ले गए, तो राजा ने उसका पालन पोषण किया। तो भारमली और जो उमादे हैं दोनों एक ही उम्र की थी, हम उम्र थी, एक साथ पली पड़ी थी। तो राजा ने सोचा कि इससे ज़्यादा और इसके पास कौन होगा, इससे इसका मन भी लगा रहेगा, तो उमादे के साथ भारमली को भेजा। ठीक है भाई। अब हुआ क्या, अब वे पहुंच के जोधपुर में। अब दिन आया मालदेव की सुहागरात का। अब मालदेव जी सुहागरात के लिए जा रहे हैं, और मालदेव थोड़े से पियक्कड़ टाइप के इंसान थे, वो पी पी के सेट रहते थे, पी पा गए हैं। उन्होंने 2-4 पैक लगाए, कुछ ढोला मारू लगाए होंगे, कुछ सस्ते वाले, कुछ महंगे वाले लगाए होंगे, तो उन्हें ज़्यादा चढ़ गई। हुआ क्या कि उमादे तैयार हो रही थी। समझना कहानी, यहाँ से कहानी अब शुरू होती है कि उमादे तैयार हो रही थी। तो उमादे ने कहा कि भारमली, मुझे तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे, और राजा जी अब हमारे भवन में आ चुके हैं, तो तुम जाओ और राजा जी से बोलो कि अभी रानी आएंगी, थोड़ा सा वेट कर ले। तो ही भारमली भवन में पहुंची और राजा जी आए, और अब बता, भारमली बहुत ही सुंदर थी। उमादे सुंदर थी, उतनी ही सुंदर भारमली भी थी। अब राजा जी को पैक के बाद ध्यान तो रहा नहीं, सुंदरता ने कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित कर लिया, और राजा जी कुछ गलतियां कर बैठे। जब उमादे को ये बात पता चली कि मेरा पति इतना बेलखना है कि जो सुंदरता पर मर गया, मेरा इंतजार नहीं कर सका, तो उमादे कहीं ना कहीं बड़ा नाराज होती हैं, और आजीवन मालदेव के साथ ना रहने की कसम खा लेती हैं, और वहाँ से रूट करके वो चले जाती हैं तारागढ़ फोर्ट यानी कि अजमेर में, और अजमेर में रहती हैं, और रूट करके जाती हैं, इसलिए वो रूठी रानी उमादे हो गई। राजा ने बहुत समझाया कि मुझसे गलती हो गई, शराब पी रखी थी, सुंदरता में ध्यान नहीं रख पाया, यहाँ पर वैसे मैं सख्त लौंडा हूँ, पर मैं यहाँ पर पिघल गया। कुछ ऐसी बातें उमादे से कहीं, पर उमादे अब मानने को तैयार नहीं। उमादे ने कहा कि मैं अब कभी जोधपुर नहीं आऊँगी, मैं अब कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। मालदेव से ऐसा बोल दिया। अब क्या हुआ भाई, कुछ दिन निकल गए। अब मालदेव भी कहें कि भाई रानी को मना करके ले गया, और रानी बड़ी सुंदर थी। भाई मालदेव का मन नहीं माने कि भारमली तो ठीक है, पर रानी तो रानी है। तो उन्होंने ईसरदास जी को भेजा कि आप जाओ और आप उमादे को मना करके लाओ। ईसरदास जी जाते हैं, उमादे को मनाते हैं। उमादे मना कर देती है कि मैं ऐसे बेलखड़े पति का क्या करूंगी, जिसको इंतजार नहीं कर पाया मेरा वो। तो ईसरदास जी समझाते हैं कि आप चलो, आपको पटरानी बनाएंगे। और फिर उमादे कहती हैं भाई पटरानी ठीक है, लेकिन ये भी तो समझें कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, कि कल तक तो रूठ के चली गई थी, आज पटरानी बनने के लिए वापस आ गई। तो फिर ईसरदास जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें, 4 व्यक्तियों में बैठा करके मालदेव आपसे माफी मांगेंगे, और उसके बाद आप पटरानी बनेंगी, और आपका बेटा जोधपुर का अगला राजा बनेगा। ये सब प्रलोभन देते हैं ईसरदास जी उमादे को। ठीक है भाई। अब उमादे आने को तैयार हो गई, और पता चला जोधपुर में अगर उमादे आ रही हैं, तो जो रानी और थी मालदेव की, वो ये समझी कि भाई अगर वो आ गई तो वो पटरानी बन के रहेगी, और यदि वो पटरानी बन के रहेगी तो हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो वो सोचती हैं कैसे भी करके उमादे को रोका जाए। तो उन रानियों ने आसानंद जी से कहा कि आसानंद जी आप जाइए और कैसे भी करके उमादे को रोक दीजिए, उमादे जोधपुर नहीं आ पाए। तो आसानंद जी बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि रानी जोधपुर नहीं आ पाएगी। तो आसानंद जी जोधपुर के एंट्री गेट पर चले गए। जैसे ही देखा कि अब रानी आ रही हैं, तो आसानंद जी ने दोहे बोलना शुरू किया, और दोहे में वो कह रहे हैं कि भाई उमादे, आपकी जो इज्जत है वो जोधपुर इसलिए करता है क्योंकि आपने पति को छोड़ दिया था, क्योंकि आपका पति बेलखना था, तो आपकी इज्जत की जाती है, आपका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। पर यदि आप वापस आ जाओगे आज, तो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत चली जाएगी, आपको पति तो मिल जाएगा। तो दोनों आपको एक साथ नहीं मिल सकते ना, पति और इज्जत एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको इज्जत चाहिए तो पति को छोड़ना पड़ेगा, पति चाहिए तो इज्जत को छोड़ना पड़ेगा।
आपकी इज्जत इसलिए है क्योंकि आपने पति को छोड़ दिया था, क्योंकि आपका पति थोड़ा सा बेलखना था। तो कहीं ना कहीं ये बात अब वो सुनती हैं, तो कहने आसानंद जी का काम पूरा हो गया। आसानंद जी ने उसको भड़का दिया और रानी वहीं से वापस हो जाती हैं। अब हुआ क्या भाई कि एक दिन ऐसे ही, हम थोड़ी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो एक दिन हुआ क्या कि जो भारमली है वो जोधपुर से खड़े होकर के और जैसलमेर की ओर देखती है। तो मालदेव शिष्य कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें अपने मायके की याद आ रही है क्या? तो भारमली कहते हैं याद तो बहुत आ रही है, पर मैं किस मुंह से जाऊं जैसलमेर? उसने कहा क्यों, इसी मुंह से जाओ जो मुंह है आपका, इतने सुंदर हो आप। तो उसने कहा मैंने वहाँ की राजकुमारी का घर बिगाड़ दिया है, जैसलमेर वाले मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे को मार देंगे। मालदेव ने कहा कैसी बात कर रही हो, उनकी तो क्या औकात है कि तुमसे हाथ लगा दें। तुम जाओ और साथ में एक लेटर लेकर जाओ। तो मालदेव ने एक लेटर लिख दिया कि भारमली को मैंने भेजा है, इससे किसी ने हाथ लगा दिया, किसी ने चूं तक की आवाज़ कर दी ना, इज्जत में कोई भी कमी आई इसके, तो बेटा तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। तो जैसे ये लेटर जैसलमेर पहुंचा तो लोगों ने कहा भाई भारमली की जय हो, भारमली की जय हो। अब हुआ क्या कि उस टाइम पर जैसलमेर में एक राजकुमार था, उस राजकुमार के 3 रानियां थीं। राजकुमार की कितने 3 रानियां थीं और भारमली बहुत सुंदर थी। तो कहीं ना कहीं अब राजकुमार और भारमली आपस में एक दूसरे को देखते रहते। तो इन तीनों रानियों को चिंता हुई कि ये हमारी ननद का घर तो बिगाड़ करके आ रही है, कहीं हमारा घर ना बिगाड़ दे। इन तीनों रानियों में एक रानी बाड़मेर की थी, बाड़मेर के कोटड़ा जगह की, कोटड़ा, ठीक है, वहां की एक रानी थी। तो उसके भाई का नाम था बाघ सिंह। बाघ सिंह कोटा तो कोठड़िया हो गया था, बाघ सिंह कोठड़िया उसका नाम था। तो रानी ने कहा कि भाई तेरे भाई को बुला ले, तेरा भाई आएगा तो हमारा पति बच पाएगा, नहीं तो हमारा पति भी इसकी सुंदरता में फंस चुका है। जो बाघ सिंह था, जो बाघा था, वो बड़ा ही डाकू टाइप का इंसान था। वो अमीरों को लूटता और गरीबों में धन बांट देता। मतलब उस टाइम का रॉबिन हुड था, वो चुलबुल पांडे था। वो अमीरों को लूटता और गरीबों में धन बांट देता। तो उन्होंने एक कॉल किया, फोन मिलाया बाघ सिंह को कि भैया कि हाँ तुम्हारी बहन की जान खतरे में है, आ जाओ। तो बाघा आया। बाघा ने कहा क्या हुआ बहन, तुम तो स्वस्थ लग रही हो, आपने ऐसा क्यों बोला कि आपकी जान खतरे में है? अब भाई बहन तो भाई को ये चीज़ें कैसे बताए? तो दूसरी रानी थी, उन्होंने बताया कि ये जो भारमली आई है, इसकी सौंदर्य के पीछे जो राजकुमार है वो पागल हो गया है, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी नंद का घर तो इसने बिगाड़ दिया है, अब ये हमारा घर बिगाड़ना चाहती है। तो बाघा कहता है कोई दिक्कत नहीं, इतनी समस्या है, मैं इधर हूँ। उसके बाद बाघा कहता है अपनी बहन से कि जब कल मैं जाऊं, तो आपको पता है जब आप बहन के यहाँ से भाई आता है तो तिलक करके उसे भेजा जाता है, रस्म निभाई जाती है। तो तुम में से कोई भी मुझे तिलक करने मत आना, भारमली को भेज देना। सुबह हुई और सुबह होते ही जैसे ही अपने ऊँट पर बैठ गया बाघा, चलने को तैयार हुआ। तो जैसलमेर वालों ने कहा भाई ऐसा क्यों, कहाँ जा रहे हो नाराज होकर के, क्यों गुस्सा हो रहे हो? कि नहीं मुझे कोई काम याद आ गया, मुझे जाना है। अरे जाना तो ठीक है, लेकिन टीका तो करवा के जाओ, रस्म तो निभा के जाओ। तो ठीक है अभी ऊँट बैठाइए, मैं भी खड़ा नहीं हुआ हूँ, ऐसा करो मेरी बहन को बुला लाओ और टीका लगा देगी। क्योंकि बहन और भाई की बात तो पहले ही हो रखी थी कि अपने को आना नहीं है टीका करने के लिए। तो बहनों ने बहाने लगाए कि अरे मैं तो नहाई नहीं हूँ अभी, अरे मैंने तो ढंग की साड़ी भी नहीं पहनी है, मेरी ओढ़नी नहीं मिल रही है, इस प्रकार के उन्होंने बहाने लगाए। भारमली एकदम टिप टॉप होकर तैयार बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि भारमली तू जा, और तू जाके बेटा क्या करके आ, तिलक करके आ जा। तो भारमली जाती है, जैसे बाघ सिंह के तिलक करने के लिए हाथ ऊपर करती है, तो बाघ सिंह उसको हाथ से पकड़ता है और ऊंट पर बिठा करके और भगा कर ले जाता है। तो बाघ सिंह उसको जैसलमेर से भगा करके और कहाँ ले जाता है, ऊंट पर बिठा करके बाड़मेर ले जाता है। इस बीच के रास्ते में ही बाघा को भारमली से प्रेम हो जाता है। ये प्रेम शायद भारतीय इतिहास का सबसे मुख्य प्रेम, सबसे प्रमुख प्रेम, सबसे अद्भुत प्रेम है, बाघा भारमली का प्रेम। इसके बारे में बात कही जाती है कि जहाँ पानी है वहाँ पर हंस आ जाएंगे, जहाँ मदरा है, जहाँ शराब है, मदरा है, वहाँ पर मांस भी होगा, जहाँ बाघा है वहाँ भारमली है, जहाँ भारमली है वहाँ बाघा है। अत्यंत प्रेम दोनों को आपस में हो जाता है। ये बात मालदेव को पता चलती है कि भारमली को उठा लिया है। तो मालदेव अब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम बाड़मेर पर अटैक करेंगे
और बाघ सिंह को मारेंगे और भारमली को लेकर आएंगे। तो मंत्री उन्हें समझाते हैं कि जो बाघ सिंह है वो डाकू टाइप का इंसान है, क्या पता वो कहाँ भाग जाए, सिंध भाग जाएगा तो और अपने को नहीं मिला, भाई वो सिंध भाग गया और अपने को नहीं मिला तो, और मालदेव की बड़ी सेना जाएगी, जोधपुर की सेना जाएगी और वो हाथ नहीं आएगा, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। और युद्ध कर रहे हो एक दासी के ऊपर, क्या कहेगी दुनिया कि राजा ने दासी के ऊपर युद्ध किया था। उसे बहुत समझाते हैं, मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भारमली चाहिए भाई। उसे मंत्री ने समझाया कि युद्ध नहीं करना है, वो कहीं भाग जाएगा, उसका ना आज का पता है ना कल का पता है, और दासी के पीछे तो क्या ही युद्ध कर रहे हैं। वो फिर मालदेव बोलता है कि वो कौन था जो उस दिन दोहे में उमादेव को समझा रहा था कि पति मिलेगा या इज्जत मिलेगी। अरे वो तो आसानंद जी थे अपने, उन्हीं को बुलाओ। उनकी वजह से उमादेव चली गई और अब भारमली चली गई। तो आसानंद जी को बुलाया गया। तो आसानंद जी से कहा कि देखो आपकी वजह से मेरी रानी उमादेव गई है रूठ करके, अब भारमली चली गई है, अब मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारण मुझे भारमली चाहिए। तो आसानंद जी ने कहा जी बिल्कुल आपको भारमली मिल जाएगी। तो आसानंद जी जाते हैं बाड़मेर बागा के पास भारमली को लेने के लिए। जब बागा को ये बात पता चलती है कि आसानंद जी जैसे महान व्यक्तित्व है, एक पढ़े लिखे एक सुलझे हुए व्यक्ति उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वो 3 कोस खुद पहले चल करके जाते हैं। 3 कोस यानी कि 1 कोस में 3 किलोमीटर, 3 कोस में 9 किलोमीटर, और जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं आसानंद जी को और कहते हैं कि अहो भाग्य हमारे जो तुम यहाँ पधारे। तो आसानंद जी को बिठा करके भारमली पकौड़े वकौड़े बना करके पकौड़े खिलाती है, नाश्ता कराती है, खाना डिनर खिलाती है, लंच कराती है। 2-3 दिन वहीं रुकते हैं। जब वो बागा और भारमली के प्रेम को आपस में देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके प्रेम में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि इतना प्रेम कोई किसी से कैसे कर सकता है। तो बागा भारमली के प्रेम को देख करके और उनके पीछे का जो इंसान था, जो मानवता थी, वो जाग उठती है। वो कहते हैं कि अब मैं जोधपुर नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूँगा। तो वहीं बस जाते हैं और बागा भारमली के प्रेम के दीवाने हो जाते हैं, उनके प्रेम के दीवाने। समय बीता बेटा, समय के साथ एक दिन बाघ सिंह मर जाता है और बाघ सिंह के साथ जो भारमली वो सती हो जाती है। इस घटना के बाद जो आसानंद हैं वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और वो बागा बागा ही चिल्लाते रहते हैं हर समय। जब ये बात, क्योंकि आप बोला जैसलमेर के पास एक अमरकोट रियासत है फिलहाल जो पाकिस्तान है, इस अमरकोट भाई आपको पता होगा, मैंने आपको सुनाया भी था, इस अमरकोट के राजा कवि महेंद्र भी थे, जो महेंद्र मूमल की कहानी है ये वही अमरकोट है। यहाँ पर एक राणा जी हैं जिनका शासन चल रहा है। जब राणा जी को ये बात पता चलती है कि आसानंद जी जैसे महान विद्वान व्यक्ति पागल हो गए हैं, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, तो उन्हें वो अपने रियासत में बुलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनसे कहते हैं कि आसानंद जी आप एक महान व्यक्ति हो, विद्वान व्यक्ति हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो आसानंद जी तो वही बागा की रट लगा रहे कि बागा कब आएगा भाई, तू कहाँ चला गया मुझे छोड़ करके, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, ऐसी कुछ बातें करते हैं। तो भाई क्योंकि देखो राणा है, अमरकोट का राजा है और किसी डाकू के बारे में बार बार वही चीज़ें कर रहा है, तो जेलसी फील तो होगी। तो राणा उनसे बार बार कहते हैं कि बाघ सिंह का नाम मत लो, बाघ सिंह का नाम मत लो। तो वो कहते हैं आसानंद जी कि देखो मैं मर जाऊंगा पर बाघ सिंह का नाम तो मेरी जवान पर ही रहेगा, मेरे मरने के बाद भले ही ये नाम छूटे, उससे पहले तो वो नाम नहीं छूटेगा। मुझे तो बागा मिल जाए, मैं संसार का क्या करूँगा। तो आसानंद जो राणा है वो आसानंद जी के पोते से कहते हैं कि यदि 1 घंटे, जो आसानंद जी ने 1 घंटे बाघ सिंह का नाम नहीं लिया तो मैं तुम्हें 1 किलो स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो उसके पोते ने सोचा कि भाई 1 किलो स्वर्ण मुद्राएं, तो यानी कि यदि 7-8 घंटे नहीं लिया तो 7-8 किलो यानी 7-8 पीढ़ी तर जाएंगी हमारी। तो राणा कहते हैं कि 1 रात आजमा लेते हैं, यदि 1 रात नाम नहीं लिया तो 1 पर घंटे के हिसाब से आपको 1 किलो स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी। तो वो बात अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी ऐसी ऐसी बात कही है राणा जी ने, और ऐसा है कि हमारी 7-8 पीढ़ियाँ तर जाएंगी यदि इतना पैसा आ गया तो आसानंद जी कहते हैं ठीक है, वैसे तो ऐसा हो नहीं पाएगा पर मैं क्योंकि आप कह रहे हो तो आपके लिए कोशिश करके देखता हूँ कि ऐसा हो जाए। तो पोते के कहने पर आसानंद जी जाते हैं और रात को राणा के साथ बैठते हैं और राम राम का नाम जप शुरू करते हैं, जिससे कि बागा का नाम नहीं आए। लेकिन 10 मिनट बाद ही वो फिर बाघ सिंह कहाँ चला गया, तू कब आएगा, इस प्रकार से करते हैं। तो वहाँ पर एक दोहा बोलते हैं वो कि भाई देखो
मुझे पैसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं उस पैसे का क्या करूंगा जब बाघ सिंह मेरे साथ नहीं है। तो ये थी बाघा भारमली की कहानी, ये थी रूठी रानी उमादेव और मालदेव की कहानी, ये थी लूणकरण भाटी की बेटी उमादेव की कहानी, ये थी बाघ और भारमली की कहानी।